Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। दिन भर का जो घटनाक्रम रहा, इन खबरों के माध्यम से हम आपके बीच रूबरू होते हैं और 4 बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। खबर के हर विश्लेषणात्मक पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं कि आखिर ये खबर क्या कह रहे हैं और इन खबरों से आपको क्या समझना चाहिए। लोकतंत्र का मंदिर आप किसे कहेंगे या कि लोकतंत्र किसे कहेंगे? आप जवाब दीजिएगा कि जनता के द्वारा जनता के लिए किए गए शासन को लोकतंत्र कहा जा सकता है। ऐसे कई परिभाषा आप दे सकते हैं और लोकतंत्र के मंदिर आप सदन को बताएंगे। लेकिन उसी मंदिर में इन दिनों जनता के मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। जनता के लिए वहां पर चर्चा नहीं हो रही है। विपक्ष हंगामे पर उतारू हो जाता है और जो सत्ता पक्ष है वो किसी भी प्रकार का मौका देने की कोशिश नहीं करता है और ना ही विपक्ष के सवाल को सुनने की हिम्मत रखता है और ना ही कोई इस प्रकार की तैयारी दिखती है। पूरा मानसून जो सत्र है, मध्य प्रदेश विधानसभा की बात हो या कि देश के सदन की बात हो, लोकसभा की बात हो, वहां पर पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कल जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से हड़कंप मचा और विपक्षी सांसदों ने यह आरोप लगाया, महिला सांसदों ने यह आरोप लगाया कि उन्हें पीटा गया, मार्शल को बुलाकर उन्हें पिटवाया गया और उसके अलावा जो स्थितियां बनी, उन कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए, इस तरह की तमाम स्थितियां थी। वहीं आरोप ये लगाया गया कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और विपक्ष वहां पर डर कर रहता है। वहीं अब बात अगर मध्य प्रदेश की आप करेंगे तो मध्य प्रदेश विधानसभा में महज 3 घंटे में मानसून सत्र को खत्म कर दिया गया, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस बकायदा अपने आरोप को लेकर पुख्ता है और कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाई है, शिवराज सरकार के ऊपर आरोप लगाई है कि सरकार सच का सामना नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि महज 3 घंटे में विधानसभा के मानसून सत्र को खत्म कर दिया गया। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करने के लिए विपक्ष चाह रहा था कि विपक्ष की ये कोशिश थी कि तमाम वो मुद्दे, चाहे कोरोना से हुई मौत की मुद्दा हो या चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, बदहाल अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, बाढ़ ने जो तबाही मचाई उसका मुद्दा हो या फिर अन्य कई मुद्दे हों, उन तमाम मामलों को लेकर जब विपक्ष चर्चा चाहती थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इससे जनता का अपमान हुआ है, जनता की आवाज़ को दबाई गई है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से वहां पर सक्रिय होकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, तो कहीं ना कहीं ये होता था कि जनता के लिए भी जनता के लिए भी चर्चाएं होती थी और सरकार के कामकाज पर विपक्ष निगरानी भी रख पाता था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस के ये आरोप सही हैं और कांग्रेस के आरोप सही होने के साथ साथ अगर बीजेपी अगर उन्हें चर्चा का मौका नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये दुखद है। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार सच का सामना नहीं करना चाहती है। विधायकों द्वारा जनता के मुद्दे उठाने पर विधानसभा सशक्त प्लेटफॉर्म है जहां पर जनता के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सरकार के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए वो चर्चा का मौका नहीं देते हैं। 3 घंटे में आज खत्म कर दिया गया जो सदन की कार्यवाही थी। विपक्ष महंगाई, ओबीसी आरक्षण, कोरोना से मौत के मामले, ग्वालियर चंबल में बाढ़ से तबाही, जहरीली शराब से हुई मौतों के मसलों पर चर्चा चाहता था, लेकिन ये तमाम चर्चाएं जो हैं वो नहीं हुई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संविधान के मुताबिक 1 साल में होने वाले 4 सत्रों में 60 दिनों में बैठकें होनी चाहिए। अब संविधान जो कहता है कि 1 साल में 4 सत्र होने चाहिए और 4 सत्र में 60 बैठकें होनी चाहिए, लेकिन एक सत्र में 3-4 बैठकें भी नहीं हो पा रही हैं सही से। ऐसा आरोप डायरेक्ट लगाया गया है बीजेपी के ऊपर। देखने वाली बात यह है कि अगर ये नियम हैं और इन नियमों के मुताबिक कामकाज नहीं हो रहा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये आप तय कीजिए। अब बता दें आपको कि जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, ये आरोप लगाया गया है कि एमपी में कोरोना से 1,13,000 मौतें हुई हैं। कांग्रेस चाहती है कि जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनका सही तरह से विस्तारीकरण हो, उनका सभी को फायदा मिले। सरकार एक तरफ जहां ये कहती है कि जितने भी लोग कोरोना से मरे हैं उन सभी को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, लेकिन ये आरोप है कि दूसरी तरफ डेथ सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है।
दोनों नेताओं ने कहा कि विपक्ष के पास स्थगन ध्यान आकर्षण 139 पर चर्चा के लिए अशासकीय संकल्प के माध्यम से जनता की बात रखने का पूरी तरह से अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा सदन के संचालन के लिए बुलाई गई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस ने इन मुद्दों की लिखित सूचना दी थी, लेकिन सरकार इन चर्चा करने से बचना चाहती है और बचने की कोशिश कर रही है। ये जो हाल है ये आपसे छिपा नहीं है। देश में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, चाहे राज्यसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, उसके अलावा अलग अलग राज्यों की विधानसभा की बात हो, पिछले दिनों पिछले महीनों में आपने विधानसभा बिहार से भी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर काफ़ी चिंताजनक हालात बन गए थे। उसके अलावा अब देश में जो राज्यसभा और लोकसभा की स्थिति है कि विपक्ष के नेताओं को ये कहना पड़ रहा है कि वो अब वहां पर सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मारपीट तक घटनाएं हो रही हैं और इसके अलावा उन्हें बोलने की आजादी वहां पर पूरी तरह से नहीं है। अब सदन के भीतर मतलब हाउस का जिस तरह से काम चल रहा है उस कामकाज पर प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं और तमाम नेता जो हैं वो अब हुंकार भर रहे हैं और अपने अंदाज में अब विरोध भी कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं दूसरी बड़ी और अहम खबर की, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और अब वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब जन आशीर्वाद यात्रा निकालना चाहते हैं। बीजेपी का ऐसा मानना है कि विपक्ष के द्वारा सदन में हंगामा किया गया, इसके बाद जो नवनियुक्त जो मंत्री हैं जिन्हें मंत्री पद सौंपा गया है उन्हें बोलने का बेहतर अवसर नहीं मिला। इस वजह से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ आपको बता दें कि वीरेंद्र खटीक अब विपक्ष के खिलाफ जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी में है। लेकिन इस पूरी जन यात्रा के खिलाफ में अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और एक तरह से विरोध करना शुरू कर दिया है और सीधे कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेताओं ने यह कहा है, एनपी प्रजापति जो हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे निशाने में लेते हुए ये कहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित जो अन्य नेता हैं जो जन आशीर्वाद यात्रा निकालना चाहते हैं, उनके जन आशीर्वाद यात्रा निकालने से महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी और अन्य जो समस्याएं हैं क्या वो कम हो जाएगी। बाढ़ ने इतनी भीषण तबाही मचाई है, इतने लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, इतने आसियाने उजड़ गए हैं और इतने लोगों के घर जो हैं वो मलबे में तब्दील हो गए हैं। इन सब के बीच अगर इन नेताओं को मतलब जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है तो ये शर्म की बात है, ऐसा डायरेक्ट आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है। वहीं सीधे जवाब में पलटवार में बीजेपी उतर आई और बीजेपी ने कहा है कि वीरेंद्र सिंधिया और वीरेंद्र खटीक की आशीर्वाद यात्रा पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनसंपर्क करना चाहती है, वो लोगों से मुलाकात करना चाहती है, सीधे जनता तक पहुंचना चाहती है और जनता की समस्याओं को जानना और सुनना चाहती है। कांग्रेस के वीआईपी कल्चर की तरह बीजेपी के नेताओं की आदत नहीं है जो एसी रूम में बैठकर कामकाज करते रहें। उन्हें सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी यह आरोप लगाया है कि 15 महीने मुख्यमंत्री रहते हुए वो 15 जिले में नहीं जा पाए और अपने दफ्तर में वो बैठे रहे, ऐसा आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के बीच जो ये कहा गया कि इन मंत्रियों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, इस वजह से अब इनका जो खाका तैयार किया जा रहा है कि अब ये जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए अब लोगों से रूबरू होंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी सांसद और केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपीएस बघेल 16 अगस्त को यात्रा लेकर एमपी आएंगे। यात्रा दतिया से शुरू होगी और डाबरा ग्वालियर होते हुए मुरैना आएगी। इसके अलावा सबसे पहले दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन कर यात्रा शुरू करेंगे। उसके बाद शिवलिंग विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल होकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करेंगे। उसके बाद ब्राह्मण धर्मशाला में बघेल समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। डाबरा में बघेल समाज का स्वागत कार्यक्रम होगा। इसके बाद जो यात्रा है वो आगे चलती रहेगी। 17 अगस्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा क्षेत्र में यात्रा निकालेंगे। उनकी यात्रा देवास शाजापुर से होकर खंडवा बुरहानपुर होते हुए 19 अगस्त को इंदौर पहुंचेगी। सिंधिया 17 अगस्त को देवास में मां चामुंडा देवी के दर्शन करेंगे। उसके बाद शास्त्रीय गायक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता कुमार गंधर्व की बेटी कोम कली गंधर्व से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राजकुमार चंदन से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि तमाम वो लोग जो हैं जिनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में जो कांग्रेस का जो आरोप है और कांग्रेस के आरोप के बाद सिंधिया और सिंधिया के साथ जो नेता हैं उनका जो प्रयास है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा के साथ जनसंपर्क कर सके लोगों से। देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या होता है। फिलहाल अभी तीसरी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। तीसरी खबर है जो ग्वालियर से जुड़ी हुई है। ग्वालियर में एक प्रेमी की शर्मनाक हरकत की खबर सामने आई है, जहां एक छात्रा थी जो प्रेम संबंधों में किसी कारण से ये था कि वो प्रेम संबंधों में लेना चाहता था छात्रा को, एक छात्र था, लेकिन बाद में ये हुआ कि छात्रा ने शादी से इनकार कर दिया तो उसे अपनी पत्नी बनाकर प्रेमी ने मोहल्ले में पोस्टर लगवा दिया और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिए। इसके बाद ये हुआ कि जब प्रेमी के द्वारा प्रेमी ने फ़ोन लगाकर कहा कि अगर उनको उसको पैसा नहीं दिया गया तो ये चीज़ें वायरल करेगा, और इसके अलावा पैसा देने के बाद पोस्टर हटाने की बात कही, जिसकी शिकायत विधिवत थाने में करा दी गई। ग्वालियर में प्रेमी का जो शर्मनाक हरकत सामने आई है, इसमें छात्रा शादी से इनकार किया तो प्रेमी उसे अपनी पत्नी बताते हुए मोहल्ले में पोस्टर लगवा दिए। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। आरोपी और छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक ही कोचिंग सेंटर पर कर रहे थे। उसी समय दोनों की दोस्ती हुई, लेकिन दोस्ती तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद अश्लील मैसेज छात्र करने लगा। इन सब जो खबर हम आपके बीच लेकर आते हैं, इन सब का एक संदेश होता है। इन संदेश को आप जाहिर है कि समझते होंगे। जो छात्रा को अश्लील मैसेज भेजा गया तो छात्रा ने फिर दोस्ती तोड़ दी और एक तरह से उसे अपना दोस्त बनाने से इनकार कर दिया और फिर सख्त रवैये में उतर आई, जिसके बाद शादी का प्रस्ताव रखा गया छात्र के द्वारा, प्रेमी के द्वारा। फिर उसके बाद जब ये प्रस्ताव ठुकराया गया तो प्रेमी ने जगह जगह पोस्टर लगवा दिए, ऐसी हरकत करने लगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो छात्रा है, छात्रा के सम्मान को नुकसान पहुंचा है। और कहीं ना कहीं इन खबरों से सबक लेनी चाहिए और होशियार रहना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर नकेल कसने के लिए, इनको रोकने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इन पर भी गौर फरमाना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे बड़ी खबर की। ये जो बड़ी खबर है, आप अगर डॉक्टर के बारे में जिक्र करेंगे तो डॉक्टर जो शब्द है, इस शब्द का जिक्र करके ही आपके मन में आ जाएगा कि हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर जो हैं वो एक एक जान बचाने में कोरोना काल में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कितनी जिंदगियों को उन्होंने बचाया था। वो अपनी पहली प्राथमिकता यही देते हैं कि मरीजों को कैसे बेहतर ढंग से उनका उपचार किया जा सके, कैसे उन्हें वो सुविधाएं मिल सके जिससे वो स्वस्थ हो सकें। लेकिन रीवा में एक थप्पड़बाज डॉक्टर का मामला सामने आया है। ये महिला थप्पड़बाज जो डॉक्टर हैं, उन्होंने वार्ड बॉय को जो ड्यूटी में कार्यरत थे उनको थप्पड़ जड़ दिया। इसके पीछे की वजह क्या थी, किन हालात में ऐसा उन्होंने किया, क्या कुछ वजह थी, ये अभी सामने नहीं आ पाया है। और क्या मुख्य इसकी वजह थी, इन तमाम चीज़ों पर अभी भी सवाल लटके हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसमें यह है कि कार्यवाही कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही किया गया है और डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। जाहिर है कि किसी भी स्वस्थ समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि किसी भी डॉक्टर के द्वारा, महिला डॉक्टर के द्वारा किसी भी वार्ड बॉय को मारा जाए। हालांकि इसके पीछे की कोई वजह हो सकती है, लेकिन वो वजह अलग तौर पर है। लेकिन अलग जो डॉक्टर है, जो जूनियर डॉक्टरों की जो शिकायतें आती हैं रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल से, वो किसी से छिपी नहीं हैं, चाहे वो मरीजों के साथ अभद्रता की हो। बीच बीच में ऐसी कुछ खबरें छुटपुट सामने आती ही रहती हैं। इस रवैये के साथ इस तरह का वीडियो वायरल हो जाना कहीं ना कहीं डॉक्टरों के सम्मान के लिए भी सही नहीं होगा और ना ही उन लोगों के लिए सही होगा जो डॉक्टर को एक आदर्श के तौर पर देखते हैं और एक भगवान के तौर पर देखा जाता है डॉक्टर को, कि वो जो जिंदगी बचाने के लिए तमाम वो जतन करते हैं। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम आपके बीच रोजाना हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे बिसाइड ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।